जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अपने सीरीज को एक क्लास और आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, तो उन्होंने भारत में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देख रखा था कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आती हैं, या फिर उन्हें समुद्र मार्ग की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी, समुद्र मार्ग के खोज में पुर्तगाल का योगदान क्या रहा, कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय भारत में प्रमुख रूप से आए थे और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या थे, है ना। ये सब हम लोगों ने पीछे की क्लास में देख रखा है, तो आज थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं ताकि चीजें एक बार फिर से दिमाग में ताजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल कीजिएगा और पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ लीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, आपको पता होगा कि उस्मानिया तुर्कों ने क्या किया था, कुस्तनतोनिया पर अधिकार कर लिया। जब उनका कुस्तनतोनिया पर अधिकार हो गया तो भारत और पश्चिमी देश, या फिर ऐसे समझिएगा पूर्वी और पश्चिमी का जो लैंड रूट से व्यापार हुआ करता था, उस पर पूरी तरीके से तुर्कों का कब्जा हो गया और वो व्यापार बाधित हो गया। जिससे क्या हुआ कि एक नए मार्ग के खोज की आवश्यकता हुई। क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि भाई उनका व्यापार नहीं चल पा रहा था। तो इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आगे आते। आपने पीछे प्रिंस हेनरी का नाम सुना था, जिनको नाविक हेनरी या हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नाविक स्कूल की स्थापना किया था, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि जो दक्षिणी छोर, मतलब दक्षिणी अफ्रीका, कैसे दक्षिणी अफ्रीका है, इसका इन्होंने क्या किया था, पूरा नक्शा तैयार करवाया था। इसके बाद आपने बार्थोलोमियो डियाज का नाम सुना होगा, मतलब आपने पढ़ा होगा। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया था, केप ऑफ स्टॉर्म, जिसे कि बाद में केप ऑफ गुड होप्स कहा गया, की खोज किया था, है ना। इसी सीरीज में आप एक नाम और भी याद रखिएगा, फर्डिनेंड मैगलन, है ना। फर्डिनेंड मैगलन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए, कोलंबस भी चला था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो बहामास द्वीप अमेरिका पहुंच जाता है और वहां के लोगों को इंडियन कहता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि कहाँ के लोगों को इंडियन कहा गया। अब वहां पर भारत भी ऑप्शन रहता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने की संभावना बनती है ना। तो कोलंबस ने क्या किया था कि जब अमेरिका पहुंचा था तो वहां के लोगों को इंडियन नाम दिया था। इसके बाद चीजें चलती रहती है। 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में मई 1498 का समय होता है। पुर्तगाली वास्को डी गामा, है ना, अब्दुल मलिक नामक व्यापारी की सहायता से भारत के कालीकट तट पर उतरता है। वहां पर अरबियों ने उसका विरोध किया, लेकिन हिंदू जमोरिन राजा ने उसका स्वागत किया, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो जाते समय यहाँ से काली मिर्च ले गया अपने देश, वहां पर उसने बेचा, 60 गुना मुनाफा हुआ, लालच बढ़ गया। फिर वापस से क्या होता है कि फिर वो भारत आता है ना। लेकिन उससे पहले फिर कई मतलब वायसराय आते हैं, है ना, बीच बीच में ये भी आता रहता है, वायसराय भी आते रहते हैं। तो वायसराय के आने के क्रम में जो सबसे पहला वायसराय आया था, आपने सबसे पहला वायसराय का नाम क्या पढ़ा था, बताइएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, कार्तस व्यवस्था, फितौरिया व्यवस्था, ये सब इसने लॉन्च किया था, मतलब इसने चलाया था। तो इसको याद रखिएगा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसका समय काल था 1505 से लेकर के 1509 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरी तरीके से अरब सागर पर कब नियंत्रण करना। ठीक, इसके बाद देखिए, इस अल्मीडा के बाद आता है अल्फांसो डी, सॉरी, एक चीज और याद रखिएगा, अल्मीडा ने 2 लड़ाई लड़ी थी, है ना। एक लड़ाई लड़ी थी चोल की लड़ाई, जिसमें उसकी हार होती है 1508 में, और दूसरा इसने युद्ध किया था दीव की लड़ाई 1509 में, जिसमें इसकी विजय होती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब और चीजों को यहीं पर समझते हैं। देखिए, इसके बाद फिर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क आता है। तो अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क आता है तो इसने क्या करता है, देखिए, ये यूसुफ आदिल शाह मतलब उसमें बीजापुर के शासक थे, उनसे 1510 में गोवा जीत लेते हैं, है ना, गोवा जीत लेते हैं। इसके बाद देखिए,
अब 1511 में मंडी मलक्का पर अधिकार कर लेता है, फिर 1515 में कहाँ पर अधिकार कर लेता है, ये हरमुज पर अधिकार कर लेता है। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के काम था, है ना। इसने एक चीज और किया था कि पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जो पुर्तगाली लोग थे, कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें ताकि यहाँ पर आबादी बढ़े पुर्तगालियों की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1529 में आता है नीनू डी कून्हा, है ना। तो कून्हा के बारे में भी एक चीज याद रखिएगा, इसने क्या किया था, देखिए इसने राजधानी परिवर्तित किया था। अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था लेकिन उसने राजधानी नहीं बनाया था, तो इसने क्या किया, कून्हा ने अपनी राजधानी कोची से ट्रांसफर करके गोवा कर दिया था, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी याद रखिएगा कि इसी के समय बसीन की संधि हुई थी, है ना। देखिए 1529 में आया थे, 1538 में तक रहा था, और बसीन की संधि हुई थी 1534 में। तो इसी के समय में बसीन की संधि हुई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये और क्या काम करता है ना। तो इसमें देखिए अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी शायद एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इसी के समय में, मतलब नीनू डी कून्हा के समय में, या फिर नहीं, नीनू डी कून्हा का समय नहीं होता है ना। 1500 वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था 1524 में, इसका समय नहीं, तो इसको भी याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर बनता है, 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था। देखिए पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, दूसरी बार आया था 1501 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। और 1527 में वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि किस पुर्तगाली की मृत्यु भारत में हुई थी, तो वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में हुई थी। अब बात करेंगे पुर्तगाली फैक्ट्रियों की, तो सबसे पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में लगाई गई थी कोची में, है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरी फैक्ट्री 1505 में लगी थी कन्नूर में, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 1534 में आप आइएगा तो चटगांव में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दिया था उस समय गयासुद्दीन महमूद शाह ने, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि चटगांव में फैक्ट्री लगाने का परमिशन किसने दिया था, गयासुद्दीन महमूद शाह ने दिया था, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ रखा था। अब देखिए यहाँ पे आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों ने क्या क्या काम किया था। तो पुर्तगालियों के अगर काम की बात करेंगे तो इन्होंने देखिए सबसे पहले सड़क और नहर का निर्माण करवाया था, सड़क और नहर का निर्माण कराया। तो पहला पॉइंट ये कि सड़क और नहर का निर्माण कराया, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, जो अल्बुकर्क था इसने सती प्रथा को अवैध बताया था, मतलब सती प्रथा का इसने विरोध किया था। अल्बुकर्क ने सती प्रथा का विरोध किया था, उसको अवैध बताया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसको भी याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर और आगे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने चर्च का निर्माण कराया था, चर्च का निर्माण कराया था। चर्च जो बना था वो गोथिक शैली में बना था, इसको भी याद रखिएगा कि इन्होंने चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया था। इसके बाद देखिए सेंट जेवियर इसी के समय में भारत आए थे। सेंट जेवियर जब भारत आए थे तो उस समय भारत का जो गवर्नर था वो अल्फांसो डिसूजा था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेंट जेवियर किसके समय में भारत आए थे, तो अल्फांसो डिसूजा उस समय का गवर्नर था। तो सेंट जेवियर भारत आए थे, है ना। साथ में अब देखिए कुछ फसलों की बात करेंगे जिनकी शुरुआत पुर्तगालियों के आने से होती है, इनके आगमन से शुरू होता है। जैसे मिर्ची हो गया, आप नाम लिख लीजिएगा, कई बार ये हिंदी में भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस भाषा के, है ना। देखिए मिर्ची, तंबाकू, मक्का, टमाटर, आलू, काजू, है ना, गन्ना, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, शकरकंद, तो ये सब नाम आप लिख लीजिएगा, है ना। अपने कॉपी में एक एक आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। गंध फिर से सुनिएगा, मिर्ची, तंबाकू, मक्का, टमाटर, आलू, काजू, गन्ना, पपीता, अनानास, लीची, संतरा, शकरकंद इत्यादि, ये सब चीजें रही। इसके बाद एक सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनी थी ये 1556 में स्थापित हुआ था। इस जगह कहाँ था, जगह था गोवा, और स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे पुर्तगालियों के प्रमुख कार्य कौन से थे हम लोगों ने सबको समझ लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुर्तगालियों के बाद देखते हैं डच, है ना, कि डच भारत में कैसे आए थे। एक चीज चाहे तो आप और भी याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली कंपनी थी, मतलब जो पुर्तगाली कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किया गया था एस्तादो द इंडिया नाम से। ये समय था 1498 में। तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना एस्तादो द इंडिया नाम से 1498 में किया गया था। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे डच के बारे में। पुर्तगालियों की कहानी खत्म हुई, अब देखेंगे दूसरी जो कंपनी थी ये डच थी, है ना। डच दूसरी कंपनी थी जो भारत में आई थी। देखिए एक चीज और भी याद रखिएगा कि पुर्तगाली भले ही भारत में सबसे पहले आए थे लेकिन इनका जाना सबसे अंतिम में हुआ था
1961 में ये गए थे, पुर्तगाली 1961 में गए थे। और जब पुर्तगाली जा रहे थे तो उस समय जो पुर्तगाली का लास्ट गवर्नर था जनरल मैनुअल एंटोनियो बसालो ए सिल्वा। इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है, बस खाली इतना याद रखिएगा, बसालो ए सिल्वा, है ना। तो 1961 में पुर्तगाली गए थे। उस समय जो अंतिम गवर्नर था पुर्तगाल का या पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था जनरल मैनुअल एंटोनियो बसालो ए सिल्वा। ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं डच के बारे में। तो देखिए, अगर डच की शुरुआत करेंगे, डच के बारे में समझेंगे, तो देखिए डच जो थे ना, ये मुख्य रूप से नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी थे, इन्हीं को डच कहा गया। पुर्तगीज के बाद डच ही भारत आए, है ना। 1595 से 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन, तो सबसे पहला जो डच था भारत आने वाला, उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन, ये भी नाम याद रखिएगा, के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। देखिए, सबसे पहला डच जो भारत आया था कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। ये कहां पर आता है? पूर्व, मतलब ये भारत आता है। देखिए, सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। देखिए, ये लोग कहाँ गए थे? पहले सुमात्रा गए थे, है ना। इसके बाद बांटम के राजा थे, उनसे इन्होंने संधि किया था। आगे देखिए, 1595 ईस्वी और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। तो मतलब देखिए, यहाँ पे जो 6 साल का दायरा है, इसमें इन लोगों ने कितने समुद्री यात्रा की? लगभग इन्होंने 15 समुद्री यात्रा की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। मतलब 1602 में क्या होता है कि विभिन्न जो अलग अलग छोटी छोटी डच कंपनियां थी, सबको एक साथ मिक्स किया गया और मिक्स करके क्या बनाया गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। मतलब छोटी छोटी कंपनियां व्यापार करेंगी, आपस में मतभेद रहेगा, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक बड़ी कंपनी का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का मूल नाम VOC है ना, वेरिंगेंदे ओस्ट इंग्लिश से, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए, इसका पूरा नाम था VOC, वेरिंगेंदे ओस्ट इंग्लिश से कंपैगनिक। मतलब आप सीधा सीधा ऐसे याद रखिएगा, वेरिंगेंदे ओस्ट इंग्लिश से, है ना, ये नाम रखा गया। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों की एक बोर्ड बनाएगी। मतलब ये कंपनी जो बना वेरिंगेंदे ओस्ट इंग्लिश से, है ना, इसकी देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों की एक बोर्ड बना दी गई कि इसमें जो भी देखरेख होगा ये 17 व्यक्ति मिलकर के करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगीजों से अंबाना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज, मतलब इंडोनेशिया में, उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देखिए, 1605 में क्या होता है कि जो डच थे, इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों से क्या अंबाना जगह ले लिया, और इसके बाद क्या होता है कि जो मसाला द्वीपपुंज, मतलब जो इंडोनेशिया आज का इंडोनेशिया, उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उन्होंने जकार्ता छीनकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। तो देखिए, बैटेविया नामक नगर कहाँ पर है? ये जकार्ता में है, मतलब इंडोनेशिया में। ये बसाया किसने था? डचों ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? लंदन और दी हेग। हेग क्या है? हॉलैंड की राजधानी। लंदन और दी हेग में हुए सम्मेलन 1611 से 13 और 15 तक होता है, के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच 1619 ईस्वी में एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई। मतलब डच और अंग्रेज दोनों के बीच में क्या होता है? एक मैत्रीपूर्ण संधि हो जाती है। देखिए, यहाँ पे 1619 का समय चल रहा है, मतलब ब्रिटिश भी भारत आ चुके हैं, है ना। ब्रिटिश भारत 1600 में आते हैं, तो यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ब्रिटिश की चर्चा जब हम लोग करेंगे तब वहां पर समझेंगे। देखिए, इतिहास को पढ़ते समय ना आपका परिदृश्य चारों तरफ चलना चाहिए। चारों तरफ मतलब देखिए, यहाँ पर आप भले ही डच पढ़ रहे हैं, समय 1611 का है, तो इस समय क्या हो रहा है कि भारत में अब 3 कंपनियां, इस समय ना भारत में 3 कंपनियां। 3 कंपनी कौन कौन? एक पुर्तगाली कंपनी, दूसरी डच कंपनी और तीसरी ब्रिटिश कंपनी है। तो यहाँ पर चर्चा डच की हो रही, तो खाली डच की लिखेंगे, लेकिन बीच बीच में जो उनका प्रभाव आएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डच और अंग्रेजों के बीच में 1619 में क्या होता है? मैत्रीपूर्ण संधि होता है। 1623 ईस्वी में अंबाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया। मतलब यहाँ पे देखिए, 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्वक मतलब हत्या किया गया। इस अंबाना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने को सीमित कर देना शुरू कर दिया। मतलब ये जब नरसंहार होता है, तो जो अंबाना, मतलब इसका क्या होता है? डच जो मलय द्वीपपुंज होता है वहां पर, और अंग्रेज भारत में अपने आप को सीमित कर देना शुरू कर दिया। देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? देखिए, यहां पर दिया गया कि डच नौसेना नायक वादेर हेग, ये वादेर हेग का नाम याद रखिएगा, सूरत एवं मालाबार में असफल होने के बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित
डच फैक्ट्री की स्थापना की। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि देखिए ये जो वादेर हेगे मतलब इन्होंने ट्राई किया, सूरत और मालाबार में असफल हो गए, मतलब कंपनी की स्थापना नहीं कर पाते। 1605 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। फिर आगे दूसरी डच फैक्ट्री है ना, ये कहाँ पर है, पेत्तोपोली है ना, जिसको कि पुलिकट के नाम से भी जाना जाता है, में स्थापित किया गया है ना 1610 ईस्वी में, है ना। पेत्तोपोली या फिर पुलिकट आप सीधा सीधा याद रखिएगा 1610 में, है ना। डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया, है ना। तो यहाँ पे देखिए पुलिकट की भी चर्चा की गई है। डचों ने यहाँ पर स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। देखिए आप आगे देखेंगे पैगोडा का जिक्र वहां पर किया जाता है जब फर्रुखसियर, मतलब वहां पे देखिए फर्रुखसियर के समय में क्या आता है, जो ब्रिटिश होते हैं, मतलब अभी चीजें चलेगी तो उन्होंने मतलब 3000 पैगोडा या फिर आप समझेंगे 500 पैगोडा, ऐसे पैगोडा पे वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश कंपनियों को पूरी तरीके से छूट देते हैं। ठीक, आगे देखिए डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत एवं 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। देखिए 1616 में सूरत है ना, 1641 में विमलीपट्टनम है, यहाँ पर फैक्ट्रियों की स्थापना हो रही है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में सन 1627 में की गई थी। अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में पहली डच फैक्ट्री लगी थी, कब, पीपली में लगा था, 1627 ईस्वी में स्थापना किया गया था। 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। तो 1653 में क्या होता है कि चिंसुरा में इनकी कोठी स्थापित होती है। फिर आगे चिंसुरा के डच किले की गुस्ताउस फोर्ट नाम से जाना जाता था। मतलब देखिए जो चिंसुरा के डच किले को किस नाम से जानते थे, गुस्ताउस फोर्ट, है ना। मतलब जो चिंसुरा में कोठी बना था उसका नाम था गुस्ताउस फोर्ट। आगे बढ़ेंगे 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो 1658 में कहां पर फैक्ट्री बन रही है, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम, है ना। फिर आगे 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो गोलकुंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में स्थापना होती है ना। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारे फैक्ट्रियों का नाम दिया गया कि कब कब डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया, है ना। तो आपको सीधा सीधा कितना याद रखना चाहिए, देखिए यहाँ पर इन सब आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो डच फैक्ट्री की अगर बात करेंगे कौन कौन सी डच फैक्ट्री आपको याद रखनी चाहिए। पहली डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, इसको याद रखना चाहिए, है ना। दूसरी डच फैक्ट्री की बात करेंगे पुलिकट 1610 ईस्वी में, इसको याद रख लीजिएगा। तीसरे डच फैक्ट्री की बात करेंगे सूरत 1616 में, इसको याद रखिएगा। चौथी डच फैक्ट्री है कराईकल 1645, इसको याद रखिएगा। फिर आगे और बढ़ेंगे तो चिंसुरा 1653, इसको याद रखेगा। ठीक, ज्यादातर मतलब यही से क्वेश्चन बनता है ना। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन आप अगर चीजों को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कीजिएगा, लेकिन इतनी चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगर बात करेंगे कि ये व्यापार किस हिसाब से करते थे, तो जो इनके व्यापार का तरीका था भारत में, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग भारत को ठीक यहीं पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ये भारत बना रहे हैं, ठीक, देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बनाया तो ये इधर देखिए ये कोरोमंडल तट है ना, और ये यहाँ पर है मालाबार तट। तो जो मालाबार तट था, ये मालाबार तट से मसाला का व्यापार करते थे। डच जो है ना, ये मालाबार तट से क्या करते थे, मसाला व्यापार, है ना। और इसके बाद जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट से करते थे सूती वस्त्र का व्यापार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, तो इसको भी याद रखेगा। तो देखिए जो मालाबार तट था यहाँ से मसाला का व्यापार किया करते थे, और जो कोरोमंडल तट था यहाँ से सूती वस्त्र का व्यापार किया करते थे। ठीक, चलिए तो इसके बाद यहाँ पे डच की कहानी खत्म होती। और डच भारत से बाहर कैसे जाते हैं, यहाँ पे वेदरा का युद्ध, इसको हम लोग आगे ब्रिटिश में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग ब्रिटिश से कहानी शुरू करेंगे कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आते हैं और ये किस प्रकार से अपना व्यापार करते हैं और इतना अधिक प्रभावी हो जाते हैं कि 1600 ईस्वी में आने के बाद ये लगभग 347 साल 1947 साल मतलब 1947 तक भारत पर शासन करते हैं। क्या इनकी नीतियां थी जिनसे ये अन्य, जैसे आई तो 6 यूरोपीय कंपनियां थी, लेकिन उन 6 यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश ही सिर्फ सफल होते हैं भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में। इनकी रणनीति किस प्रकार से अलग थी, इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।